आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक, अध्याय 4 का अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। आप पेट्रोलियम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने का ज़रूरत भी क्या है, लेकिन आइए जान लेते हैं क्या है, कहाँ से पेट्रोलियम का हमारे भारत में शुरुआत हुआ, कहाँ से निकाला गया और इसका क्या उपयोगिता है। इसके बारे में तो खैर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे, ये अलग बात है। लेकिन कहाँ से शुरुआत हुआ इसके बारे में हम आइए थोड़ा सा जानते हैं पेट्रोलियम के बारे में। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको यहाँ ले चलूँ कि जो है आप देख लें कि ये कौन कौन सा क्षेत्र में मिल रहा है, तो इस टॉपिक को फिर पढ़ने में और मज़ा आएगा। थोड़ा सा नक्शा में हम लोग देख लेते हैं, है ना। मैप में देख लिया जाए, ये है आपका नक्शा में, एक मिनट, एक और नक्शा है ना। आपको यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर दूँ, ये तेल क्षेत्र, क्या तेल क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये ऐसा, ये आपको तेल क्षेत्र अर्थात जो पेट्रोलियम का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है और पहले कहाँ निकाला गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगा। आइए हम लोग देखते हैं इसे, है ना। तो देखिए कहाँ कहाँ इसका शेप आप देख लीजिए ना, किस टाइप का है, वर्गाकार का है, मतलब चरखुट में है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कहाँ पे। असम का नाम आपने सुना कभी? नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। ये देखिए असम में, असम में दिख रहा है आपको, असम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हाईलाइट भी मैं कर दूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। माकुम दिखा। उसके बाद आपको दिखा होगा डिगबोई, ये भी दिखा, नहरकटिया, ठीक है। ये आपको माकुम, डिगबोई, नहरकटिया, है ना। ये यहाँ से सबसे पहले माकुम खोजा गया, कुआं खोजा गया था पेट्रोलियम का, फिर डिगबोई, फिर नहरकटिया, है ना। इस तरह से ये असम का ये 3 क्षेत्र आप याद रखिए, बाकी को छोड़िए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 क्षेत्र आपको याद होना ही चाहिए, है ना। कौन कौन? माकुम, डिगबोई, नहरकटिया, ठीक है। ये आपको विशेषतः ध्यान रखने हैं तेल के मामले में। कहाँ? असम। जब मैं वहाँ बात करूँगा असम, तो ये आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्या मिलेगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। अब आइए इसके बाद कहाँ मिलता है। इसके बाद यहाँ आपको गुजरात का अंकलेश्वर नाम आपने सुना होगा, अंकलेश्वर, उसके बाद बड़ोदरा, अंकलेश्वर के बाद बड़ोदरा, ये बड़ोदरा दिख रहा है आपको। तो अंकलेश्वर और बड़ोदरा में जो है क्या मिल रहा है? पेट्रोलियम अर्थात खनिज तेल, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आइए 2 स्थान देख लिए, पहला असम वाला, दूसरा गुजरात वाला बेल्ट। अब तीसरा में आपको देखना है कहाँ मिल रहा है। ये आपका बहुत फेमस कहा जाए, ये देखिए मुंबई, दिख गया, मुंबई हाई लिखा हुआ, फिर बसीन। ये 2 क्षेत्र है जो अपतटीय क्षेत्र जिसको कहते हैं, यानी तटीय क्षेत्र, ठीक है। ये आपको यहाँ से भी पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, जहाँ जहाँ हाईलाइट कर दिया हूँ ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। चलो आगे। उसके बाद अगला आपको और क्षेत्र मिलेंगे ये वाला भाग में, वो यहाँ दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कौन सा भाग में मिलेगा। और ये इधर जो थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, है ना जी। अब आइए मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा क्षेत्र बता देता हूँ। वो जो दिख रहा है आपका आंध्र प्रदेश, है ना, ये आंध्र प्रदेश, ऐसा ये वाला। अब ये तटवर्ती क्षेत्र जो आपने नाम सुना होगा, कृष्ण, कावेरी और गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्र में मिल रहा है ना। वो नदी के अपतटीय क्षेत्र में भी पाया जा रहा है। तो 4 स्थान इसका मुख्य रूप से है, किसका? तेल क्षेत्र का, ठीक है। तो ये देखिए 4 स्थान कहाँ कहाँ हो गया, आपको मैं दिखा दूं। पहला आपने देख लिया कहाँ,
ये आपको माकुम डिगबोई नाहरकटिया असम वाला बेल्ट, उसके बाद अंकलेश्वर वडोदरा गुजरात का, फिर महाराष्ट्र से लगा हुआ मुंबई हाई बसीन, उसके बाद ये कृष्णा कावेरी गोदावरी के बेसिन में, ठीक है। उसके बाद एक क्षेत्र और पता चला हुआ है, और ये आपका राजस्थान का एक क्षेत्र है बाड़मेर। आपने बाड़मेर का नाम सुना है? ये बाड़मेर, और इस बाड़मेर में भी पता चला है। कहाँ? बाड़मेर में, ठीक है। बाड़मेर में भी पता चला हुआ है आपको, वो वहां पे दूसरा साइन दिखा रहा है, लेकिन बाड़मेर में भी पता चला है कि पेट्रोलियम का अपार भंडार मिला हुआ है। तो ठीक है, अब हम लोग इसका क्षेत्र तो देख लिए है ना कि कहाँ कहाँ मिलेगा। अब इसका डिटेल के बारे में हम लोग देखते हैं। ये मैप में आपने देख लिया, अब आइए देखते हैं इसका डिटेल में क्या है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ था। वो क्षेत्र आपको दिखना चाहिए। असम में अगर नाम लो तो तुरंत आपको उत्तर पूर्वी राज्य में दिखना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और ये आपका जो है असम, ठीक है। उसके बाद फिर गुजरात में क्या? अंकलेश्वर, वडोदरा, फिर उसके बाद नीचे मुंबई हाई, बसीन, फिर कृष्णा कावेरी गोदावरी के अब तटीय क्षेत्र में। आइए अब जाने हम लोग इसका डिटेल के बारे में, है ना। चलिए देखिए कितना सहज अभी हो जाएगा, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। कह रहे वाह, वही बात था क्या। अब वो लोग में कब कब वहां पाया गया है, ये सारी चीजें आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। पेट्रोलियम ये एक खनिज तेल है ना, जिसका उपयोग हम गाड़ी मोटर में करते हैं ज़्यादातर, है ना। देखिए, आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम है। आपसे पूछा जाएगा आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है तो पेट्रोलियम, है ना। लेकिन प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में भी इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। किसका? पेट्रोलियम यानी खनिज तेल का, ठीक है। भारत में 2015 में लगभग 4 करोड़ टन पेट्रोलियम, कितने? 2015 में, आज से 5 साल, मतलब अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 से 5 साल पीछे चले जाइए, यानी 2015 में लगभग 4 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पन्न किया गया, यानी उत्पादित किया गया, जो कि हमारे कुल उपयोग के 1/4 से कम है। कहा जाए कि हमारा जो उपयोग है, यानी भारत में जो उपयोग है, इसका 1/4 भाग है। अब आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। कहने का मतलब 1/4 भाग कहा कि 4 भाग हम यूज करते हैं, उसका 1 भाग हमारे पास भारत में है, ठीक है। और बाकी हम क्या करते हैं? फिर आयात करते हैं, ठीक है। अब अगर ये ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक ट्रिक और देखो। क्या देखना है? अगर मान लीजिए 100 रुपया आपके पास है, तो इसका 1/4 भाग कितना होगा? यानी 4 दूना 8, ये 10 में अब 2 इधर आ जाएगा तो 4 पच्चे 20, यानी 100 रुपया में 25 रुपया आपके पास है, जहां पे आपका उपयोगिता 100 रुपया है, तो 75 रुपया तो और किसी से आप लेंगे ना। वही बात है कि 1/4 भाग हमारे पास है, और बाकी हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे चलता हूं। जो कि हमारे कुल उपयोग के 1/4 से कम है, इस कारण भारी मात्रा में इसका क्या किया जाए? पेट्रोलियम का भारी मात्रा में पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ 1/4 यानी पूरे का 1/4 भाग हमारे पास मौजूद है। देखिए 2015 में 19 करोड़ टन पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात की गई। अब देखिए 2004 में कितने आयात किया गया? 19 करोड़ टन
आयात की गई पेट्रोलियम और उनसे बनी वस्तुएं हमारे सकल घरेलू उत्पाद का, किसका, हमारे सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 5% इस आयात में लगता है, जो कि बहुत अधिक है। अब सोच सकते हो कि अगर भारत का टोटल जीडीपी अगर 10 लाख करोड़ है, कितने हैं, 10 लाख करोड़ है मान लीजिए, या तो यहाँ पे कितना अभी है लिखा है 10,000 है, मान लो 10,000 रुपये है, तो 10,000 का 5% कितना होगा, है, यानी आपका 10,000 का 5% यानी 5 दूना 10 यानी कितने 2,000 रुपये होंगे ना। ठीक है, तो 2,000 रुपये मतलब सिर्फ एक क्षेत्र में लग रहा है, कहने का मतलब किसमें, पेट्रोलियम से बने वस्तुओं को मंगाने में या पेट्रोलियम पदार्थ को मंगाने में। अर्थात अब अगर इसी को मैं 10,000 करोड़ बदल दूं तो आप समझ सकते हैं कि 2,000 करोड़ आ जाएगा। तो कम पैसा लगा, बहुत ज़्यादा है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आयात करता है भारत, है ना। आइए देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, 1866 का बात कर रहा है कि 1866 में भारत में ऊपरी असम घाटी में, अभी असम आपको दिख रहा होगा, वहां पे माकुम, डिगबोई और नहरकटिया क्षेत्र, ठीक है, तो जो नक्शे में अभी मैंने दिखाया वो आपको नजर आ रहा होगा कि अच्छा नक्शा में वहां पे, हाँ, 1866 में भारत में ऊपरी असम में तेल खोजने के लिए कुएं खोदे गए, परंतु इसका पता कब चला, 1890 में डिगबोई में तथा 1893 में पेट्रोलियम को साफ करने के लिए तेल शोधक कारखाना भी खोल दिया गया, ताकि उसे शोध करने वाले, साफ सफाई करने वाले तेल भी, मशीन भी लग गया, है ना। 1899 में असम आयात कंपनी की भी स्थापना कर दी गई, असम आयात कंपनी की स्थापना की गई और अन्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया गया और 1953 में नहरकटिया क्षेत्र की खोज की गई। 1953 में किसका खोज किया गया, नहरकटिया क्षेत्र की खोज किया गया। देख लिया ना वहाँ पे डिगबोई का और आपका नहरकटिया का। अभी एक नाम नहीं आया जो कि माकुम था, और वो माकुम भी वहीं पे मिला हुआ है, लेकिन उसको जो है वो छोटा सा एक कुआं पाया गया था, इसलिए उसका नाम नहीं दिया रहा होगा इसमें, लेकिन ये आपको बाद में कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा, है ना। उसके बाद आइए 1960 में गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र, अभी हम लोग देखे गुजरात में, आ जाइए गुजरात में, यानी गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र वासुधारा से उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1961 के बाद पेट्रोलियम खोजने का काम काफी तेज किया गया और गुजरात के विभिन्न पेट्रोलियम क्षेत्रों का पता लगा। साथ ही असम में भी कई क्षेत्र ढूंढे गए, परिणामतः उत्पादन तेजी से बढ़ा। यह 1961 के 515,000 टन से बढ़कर 1975 में 6,311,000 टन हो गया। आप सोच सकते हो 513, यानी 1961 में कितना था, 513,000 टन से बढ़कर 1975 में, अर्थात 14 वर्ष में ये 12 गुना का वृद्धि हो गया। अर्थात कहा जाए तो 6311, अर्थात यहाँ पे 6,311,000 टन हो गया, सिर्फ 14 वर्ष में इतना बढ़ा। ठीक है, तट के निकट अपतटीय समुद्र में खुदाई 1970 में गुजरात के अलिया बेट क्षेत्र में आरंभ की गई। 1975 में मुंबई हाई का पता लगा। गुजरात के अलिया बेट क्षेत्र कब, 1970 में। अलिया बेट क्षेत्र से भी तेल निकाला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 1975 में, यानी गुजरात में 1970, तो उसी के जस्ट लगे हुए दक्षिण साइड में आप चले जाइए मुंबई हाई, वहाँ 1975 में 5 साल बाद वहाँ भी पता लग गया और अगले वर्ष से उत्पादन प्रारंभ हो गया। कहने का मतलब 1975 में मिला और 76 से उत्पादन प्रारंभ हो गया। लगातार प्रयत्न के परिणाम स्वरूप पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्व तटवर्ती क्षेत्र जो अभी मैं बात किया था, कावेरी तथा कृष्ण गोदावरी बेसिन में भी पेट्रोलियम का पता चला
और उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। जो मैं पूरब साइड जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साइड जो दिखाया ना आपको हाईलाइट करके, वो वाला क्षेत्र में, राजस्थान के बाड़मेर, अभी बाड़मेर भी दिखाया था आपको, बाड़मेर में पेट्रोलियम का बड़ा भंडार पाया गया है। सोचो, बाड़मेर में भी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। उसके बाद आइए, भारत में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 17 अरब टन है। यह स्थलीय और अपतटीय क्षेत्र में संचित है। मतलब कहाँ कहाँ, कुछ स्थलीय भाग में है और कुछ समुद्र तटीय क्षेत्र, अपतटीय मतलब समुद्र तटीय क्षेत्र में भी संचित है। कुल भंडार 4 क्षेत्रों में वितरित हैं। आइए देखते हैं वो 4 क्षेत्र कौन कौन है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, याद आ रहा होगा आपको, मैं बताया था उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उसके बाद गुजरात प्रदेश, गुजरात का खंभात बेसिन और गुजरात के मैदान में अलिया बेट वगैरह, ठीक है। उसके बाद तीसरा मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र। उसके बाद पूर्वी तटीय प्रदेश, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी के बेसिन में पाया जाता है। ये आपका पेट्रोलियम का क्षेत्र रहा, ठीक है। क्वेश्चन 1 लिख लीजिए, पेट्रोलियम खनिज तेल के, ऐसे आप लिख सकते हैं, खनिज तेल के भारत में वितरण के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। हम कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं उसका नाम लिखिए, यानी मानचित्र में आपको स्पष्ट करने हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, हम लोग अब पढ़ लेते हैं यूरेनियम। क्या? यूरेनियम। देखिए, यूरेनियम और थोरियम, आप ये विज्ञान में बहुत पढ़े होंगे, ये दोनों नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ये नाभिकीय परमाणु ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना। ये बिल्कुल विखंडन पे काम करते हैं। एक जैसे ही एक परमाणु का जैसे विस्फोट होगा तो ये 3 छोड़ेगा, कितने? 3, फिर 1 होगा तो फिर इसका 3, मतलब इसी तरह से ये अपना सिद्धांत पर काम करता रहता है। विज्ञान में आप पढ़े होंगे, ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे। भारत में यूरेनियम के स्रोत सीमित होने के कारण भारत को इसे आयात करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। विपुल मतलब बहुत बड़ा, अत्यधिक विशाल भंडार पाए गए हैं। ध्यान रखना, भारत धीरे धीरे अगर ये विशाल भंडार का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया तो जो आयात करता था वो आयात करना क्या कर देगा? बंद कर देगा, ठीक है। इसी प्रकार थोरियम भी केरल के समुद्र तट पर पाया गया है। भारत प्रयास कर रहा है कि उसके परमाणु संयंत्रों में थोरियम का उपयोग बढ़े, क्योंकि भारत में यह खनिज विपुल मात्रा में पाया जाता है, अर्थात विशाल मात्रा में पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा के स्रोत पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। राज्य सरकार का नहीं, ध्यान रखना, केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और इसका खनन केवल केंद्र सरकार के उपक्रम कर सकते हैं। ध्यान रखना, यह परीक्षा में पूछा जाएगा कि यूरेनियम और थोरियम के खनिज पर या परमाणु ऊर्जा के स्रोत पर किस सरकार का जो है पूर्ण नियंत्रण होता है, केंद्र या राज्य? तो आप बता पाएं कि केंद्र सरकार का। इसका थोड़ा सा हम लोग एक काम करें कि देख लें कि ये नक्शा में कहाँ कहाँ पास है। देखिए, ये आपको कहाँ दिखा दिया? कर्नाटक के तुम्मलपल्ली भीमा नदी के घाटी पर और थोरियम केरल के तटवर्ती क्षेत्र। तो थोड़ा सा आइए नक्शा में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे औद्योगिकरण, है ना। आइए पहले मैप में देख लिया जाए, क्योंकि देखो क्या है, एक बार देख लेने के बाद अलग ही हो जाता है, वो दिखता है। अच्छा, ये स्थान पर है यूरेनियम, आपको दिख रहा होगा। मैं बहुत बड़ा सा ऐसा इसको करके दिखा देता हूँ। ये यूरेनियम दिखा आपको। अब इस यूरेनियम को आइए देखते हैं, इसका साइन इस टाइप का होगा, स्टार टाइप का। कहाँ कहाँ मिल रहा है हम लोग देख लेते हैं ना। यूरेनियम का स्टार नहीं बना हुआ है। अच्छा, यूरेनियम देखिए राजस्थान के उदयपुर में भी मिल रहा है। कहाँ? राजस्थान के उदयपुर में। ध्यान रखना, ये स्टार जो दिख रहा है ये, ठीक है।
ये स्टार आपको दिखा। यूरेनियम राजस्थान के उदयपुर में भी मिल रहा है। उसके बाद और कहीं है क्या? हाँ, ये देखो यूरेनियम, ये झारखंड के जादूगोड़ा में भी यूरेनियम मिल रहा है। उसके बाद और क्या, हाँ कहाँ कहाँ है, बाकी तो हम लोग कर्नाटक में देखेंगे ही। तो ये दो क्षेत्र आपको ऊपर दिख गया। और ये केरल में, केरल ये दिख रहा है ना, केरल में ये यहाँ पे यूरेनियम का क्षेत्र है। ये 3 क्षेत्र पर यूरेनियम जो है पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम। और एक क्या था? थोरियम कहाँ पाया जा रहा है? कर्नाटक में। ये कर्नाटक राज्य है। यहाँ ये जो कर्नाटक राज्य है ना, तो कर्नाटक राज्य के ये वाला तुम्मलपल्ले गांव में भीमा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भंडार पाया गया है। जब से इसका अगर उपयोग होने लगे तो भारत जो आयात कर रहा है वो आयात नहीं करेगा। ये यहाँ कर्नाटक में भीमा नदी। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, है ना। तो आप नक्शा में भी देख लिए कि कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। आइए आगे, अब आइए आगे हम बात करते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में क्या है भाई, आइए देख लिया जाए थोड़ा सा। औद्योगिकरण में ऐसा है ना, आइए देखते हैं औद्योगिकरण। सॉरी, ये पेन चल गया इस पर, ऐसा हाईलाइट चलाना है ना। औद्योगिकरण लगभग 200 साल पहले ज्यादातर लोग खेती का काम करते थे। ज्यादातर लोग किसका काम करते थे? खेती का काम करते थे। और ज्यादातर उत्पादन भी खेतों से ही आता था। लेकिन आज दुनिया के विकसित देशों के ज्यादातर लोग उद्योगों में तथा उससे जुड़ी सेवाओं में काम करते हैं। है ना, क्या बोला कि लगभग 200 साल पहले ज्यादातर लोग खेती का काम करते थे, ज्यादातर लोग। लेकिन 200 साल के बाद का क्या स्थिति हुआ, आज का स्थिति देखिए। और ज्यादातर उत्पादन भी खेतों से ही आता था। लेकिन आज दुनिया के विकसित देशों के ज्यादातर लोग उद्योगों में तथा उससे जुड़ी सेवाओं में काम करते हैं। बात कर लीजिए ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, ये सब लोग अब ज्यादातर खेती पर नहीं, ज्यादातर उद्योगों यानी औद्योगिक धंधों पर लग गए हैं। और बहुत कम लोग खेतों में काम करते हैं। भारत में भी हालांकि 60% से अधिक लोग खेतों में काम करते हैं। अरे भारत हमारा तो कृषि प्रधान देश है, यानी किसानों का देश है। इसके बाद भी राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद, आपको जीडीपी मतलब घर का उत्पाद का संपूर्ण आय कितना है, ये इसके बारे में आय व्यय के एक बताता है ना डिटेल। तो पाएंगे कि कुल केवल 18% खेतों से आता है, यानी कृषि कार्य से मात्र जीडीपी कितने परसेंट, सिर्फ 18% आता है। और 26% उद्योग से, देखो उद्योग में ज्यादा है, वह 56% सेवाओं क्षेत्र यानी सेवा सेवाओं के क्षेत्र से आता है। क्या जीडीपी सबसे ज्यादा पैसा किससे आता है? सेवा क्षेत्र से। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टिंग सेवा क्षेत्र है ना। और जितने भी औद्योगिक लगे हुए हैं ये सब क्या हैं, सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और बाकी बैंक ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बाकी उद्योग जो लगे हुए हैं औद्योगिक क्षेत्र, उससे जो उत्पादन हो रहे हैं वस्तु, ये सब सेवा क्षेत्र में आएंगे। लेकिन उद्योग से जीडीपी कितना आ रहा है? 26%। और 18% आपका खेतों से आयात किया जा रहा है। ठीक है, औद्योगिक कार्य में जो उद्योग, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है ना, और मध्यम बड़े उद्योग, ये सब उद्योग से 26%। और सेवा मतलब जो कार्य करने पर, जैसे मान लीजिए वकील सेवा है, शिक्षक का सेवा, शिक्षक पढ़ाता है उसके बदले, ठीक है,
उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी वगैरह, ये सब से जो है जितने भी सेवा हो रहे हैं बैंक वगैरह से, ये पूरा 56% सेवा क्षेत्र से और 26% औद्योगिक कारखानों से और 18% कृषि कार्य से आता है। ध्यान रखना है ना। उसके बाद आइए 18वीं सदी यानी शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, यानी 1750 में औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ ब्रिटेन में सबसे पहले। 9th क्लास में आपने पढ़ा। और उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में औद्योगिक उत्पादन के तरीके बदल गए, जिससे औद्योगिकरण के नाम से जाना जाने लगा है। इस औद्योगिकरण के बाद से उत्पादन की प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहा है। तो आप उत्तर एक लिख के दिखाएंगे, यानी एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है। अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी बता देता हूं कि देखिए, जब आप औद्योगिकरण यानी औद्योगिक क्रांति पढ़े थे क्लास 9th में, तो आपने देखा कि 1750 में औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था, और जो कि वहाँ के किसान जो 97-98% जो लोग कृषि कार्य में लगे थे, वो डायरेक्टली सीधे औद्योगिक कार्य में जुट गए, और वहाँ पे मात्र 2 से 3% ही रह गया सिर्फ कृषि कार्य में, और बाकी सब 97-98% लोग कहाँ चले गए, औद्योगिक क्षेत्र में। इस तरह से समाज में बदलाव होता है। हमारे भारत में देखिए, भले 60% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी में यानी किसान से कृषि कार्य से बहुत कम इनकम हो पाता है। मात्र 18% देखो जीडीपी है, और उसके बाद 26% उद्योग क्षेत्र से, 56% आपका जो है सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र में जैसे मान लो दुकान, तो दुकान भी आपको सेवा प्रदान कर रहा है। दुकान जितनी भी अब दुकान हो गए, जैसे आपका कपड़े का दुकान, किराने दुकान है ना, मशीन का दुकान, जितनी ऑलराउंडर दुकान का नाम मतलब जितने दुकान है, ये सब उस क्षेत्र में आएंगे। बैंक का नाम सुनो, बैंक उस क्षेत्र में आएंगे। शिक्षक का नाम सुनो, उस क्षेत्र में आएंगे। गाड़ी परिवहन सभी उस सेवा क्षेत्र में आएंगे। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो चलिए, बस आज हम लोग इतने जानते हैं, बाकी अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे ये आपका कौन सा उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाला कारक पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी अगले दिन।